नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब पूरी हो गई है। नीट मामले पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिखा जा रहा है और किसी भी समय यह फैसला आएगा। नीट यूजी को लेकर सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील सामने रखी है और अब जानकारी ये मिल रही है कि फैसला लिखा जा रहा है, किसी भी वक्त फैसला आ जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना तर्क रखा गया। नीट यूजी को लेकर जो छात्रों की मांग थी उनकी तरफ से मांग रखी गई, लेकिन सरकार अपने पक्ष पर कायम रही है कि जरूरत नहीं है इस परीक्षा को रद्द करने की। अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या उम्मीद की जा सकती है, कितने समय में फैसला आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई की बेंच इस मामले पर आदेश लिखवा रही है और 5 मिनट के लिए उस बेंच ने रेस्ट दिया था 4:15 बजे के करीब। और इससे पहले उन्होंने एसपी से पूछा था कि आपकी ओर से क्या एनटीए में बदलाव के लिए कोई समिति का गठन किया गया था। तो एसपी ने ये जवाब दिया था कि इसरो के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके बाद सीबीआई ने कहा कि हम इस पर आदेश जारी करेंगे और 5 मिनट के बाद लौट करके अब सीबीआई की बेंच इस मामले में आदेश दिलवा रही है। थोड़ी ही देर में आदेश आपके सामने आ जाएगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। वो इस मामले में याचिकाकर्ताओं को पार्शियल रिलीज देता है या फिर पूरी की पूरी नीट परीक्षा और उसके परिणाम को रद्द करता है। जी पीयूष, अब क्योंकि फैसला लिखा जा रहा है और देखना यह है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मुद्दे पर। लेकिन अभी तक जो सुनवाई हुई उसके दौरान यही पक्ष रखा गया कि एक ही जगह या कुछ इलाकों में ही ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, क्योंकि पूरी परीक्षा में इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, इस वजह से इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एनटीए को लेकर, परीक्षा को लेकर इस वक्त छात्र बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। इस मामले में जो केंद्र सरकार का और एनटीए का पक्ष था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है। पीयूष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला, नीट मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है पीयूष। पीयूष हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन देखिए जानकारी ये मिल रही है कि नीट मामले पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। पूरी सुनवाई होने के बाद कुछ देर के लिए ब्रेक लिया गया था बेंच द्वारा और अब जानकारी ये मिल रही है कि नीट यूजी मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स को निराश नहीं किया है। इस बार वेतनभोगी करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम, द टैक्स रेट स्ट्रक्चर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर को कुछ और छूट का ऐलान किया है। सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 3 से 6 लाख तक था। इस तरह नई टैक्स रिजीम में वेतन भोगियों को 17,500 रुपए का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। नए टैक्स स्लैब पर नजर डालें तो 3 लाख तक 0%, 3 से 7 लाख के बीच 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख के बीच 10% टैक्स, 10 से 12 लाख के बीच 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के बीच 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। नई टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास के लिए 7,75,000 तक की आय कैसे टैक्स फ्री होगी, ये आपको बताते हैं। 7 लाख की आय होने पर टैक्स 4 लाख पर लगेगा, जो कि 5% के हिसाब से 20,000 होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट देखिए। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners.
long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया। महिलाओं और बच्चियों के लिए योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ की सौगात दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो साफ नजर आया कि मोदी सरकार 3.0 का फोकस गरीब तबके, वंचितों, महिलाओं, युवा वर्ग और अन्नदाताओं पर विशेष रूप से है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. बजट में महिलाओं का वर्क फोर्स बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अलग से प्रयास करने की घोषणा की। उद्योग जगत के सहयोगी से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड होम भी बनाए जाएंगे। सरकार द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है, इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं। तनुज पुनिया जी, बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में आपका। आपसे जानना मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी ने कहा कि ये कट पेस्ट बजट है। जिन स्कीम्स का प्रावधान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था उसे सरकार ने शामिल किया है, तो ये एक सकारात्मक पहलू है ना कि सरकार ने शामिल किया उस प्रावधान को जो आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था। देखिए, आपने सही बात कही कि जो है कुछ जो इन्होंने एक्सेप्ट ये कहा है कि जो स्कीम जो हमारी मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे वो कुछ इन्होंने शामिल किया है। लेकिन जहाँ तक आप देखें तो पुराने जितने इनके जो इन्होंने कहा था जो कि हम गरीबों पे फोकस करेंगे, महिलाओं फोकस करेंगे, जो 4 इनके पॉइंट्स थे उसको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। गरीब व्यक्ति के लिए इसमें जैसे पुराना चला रहा था वैसे ही है। अब इन्होंने जैसे जॉब क्रिएशन की बात कही है कि हम जो है अगले 5 साल में 4.1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये कहाँ एक समय था जब इस साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे और आज इनका धीरे धीरे कम हो करके अब 4.1 करोड़ रह गया है 5 साल के लिए। धीरे धीरे इनका ये कम हो गया है। इन्होंने कई बातें कहीं लेकिन कुछ पुख्ता इन्होंने इसमें जारी नहीं किया है। ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ कहीं नाम में नहीं आई। जहाँ जहाँ इनका सरकार बचाने के लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश की बात करी है और बिहार को तो इन्होंने इतना दिया है। अब हर जो है सेक्शन में बिहार का नाम ज़रूर रहा था जहाँ पे इनको खास जो अलग से बजट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, माना कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। जी, भले ही बजट भाषण में उत्तर प्रदेश का नाम ना आया हो, लेकिन अगर बजट में आप एलोकेशन देखेंगे तो दक्षिण के 5 राज्यों से ज्यादा एलोकेशन उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रकम केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। उत्तर प्रदेश को 2.23 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। तो नहीं, देखिए वो जाता जरूरी नहीं है कि क्योंकि नई स्कीम्स जहां लागू की गई या जिनको नया शामिल किया गया, मेरा सवाल सुन लीजिए, तो शायद उस पर ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम्स हैं वो लागू नहीं होंगी या उत्तर प्रदेश में जो स्कीम्स हैं जिन्हें वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बाकी तमाम स्कीम्स हो, उनको नहीं बढ़ाया जाएगा। नाम नहीं आया का मतलब ये तो नहीं है ना कि निगलेक्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश को, या आपको लगता है कि निगलेक्ट होगा? नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना। जी बताइए। देखिए, फ्लड की बात करी इन्होंने कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं। आपने चलिए स्वागत करते हैं, इन्होंने कम से कम हिमाचल प्रदेश का नाम लिया कि स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। बाढ़ आई, बहुत भयानक बाढ़ आई, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, कम से कम यहाँ भेदभाव नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश जो बीच में आता है उसमें बाढ़ नहीं आती क्या? सारे प्रदेशों का नाम इन्होंने ले लिया है। मेरे क्षेत्र में खुद बाराबंकी जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं जो जनता ने चुन के भेजा है, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, इस समय बाढ़ आई हुई। और ऐसे ही लखीमपुर और पूरी बेल्ट है बाढ़ की। यहाँ पे बाढ़ का नाम लिया, सारे प्रदेशों के नाम लिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया।
आपने कहा कि अमृतसर से कलकत्ता तक आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, स्वागत करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई, जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो गया में, बिहार के सारे नाम ले लिए इन्होंने, जितना भी काम ये करेंगे। भाई अमृतसर से अगर आपको कलकत्ता जाना है, उत्तर प्रदेश होके ही तो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं दिया आपने उसमें स्पेशल। उत्तर प्रदेश को क्यों ऐसे अकेला छोड़ रखा है इन्होंने? तो सीधी सीधी बात है, राजनीति कर रहे हैं। बिहार का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि नीतीश कुमार जी नाराज ना हो जाएं और जो है अपना समर्थन वापस ना खींच लें। आंध्र प्रदेश को भी इन्होंने इसी तरह से अपना पूरा सपोर्ट किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बजट ये है, इसमें जहाँ पे इनको राजनीति पॉलिटिकली फायदा हो रहा है, वहाँ पे इन्होंने पूरा अपना स्पेशल पैकेज सब कुछ दे दिया है। और जहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ पे नुकसान हुआ है इसमें, वहाँ से आपने तो हो सकता है आपके मुताबिक 2027 के पहले उत्तर प्रदेश पर भी फोकस हो, लेकिन फिलहाल फोकस आपके मुताबिक बिहार पर है, जहां से राजनीतिक फायदा है। बहुत शुक्रिया तनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों परीक्षार्थियों के लिए ये इस वक्त की सबसे जरूरी खबर है। दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये नीट पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सरकार का रुख नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही साफ था कि दोबारा पूरी परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में कल इसी मसले पर जवाब देते हुए देश के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और नीट मामले पर खास तौर पर सरकार का यह बयान था कि नीट में पेपर लीक के साफ साफ सबूत नहीं मिले हैं। सरकार की तरफ से जो हलफनामा जारी किया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि सरकार नहीं चाहती कि पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। नीट परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह क्लियर कर दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। नीट की परीक्षा यानी दोबारा नहीं होगी। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, अब फैसला आपके सामने है। हालांकि यह माना गया है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। 24 लाख छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है पीयूष कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी नीट की। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सीजीआई ने जो आदेश लिखा है उसमें साफ कर दिया है कि इस मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उससे ये नहीं प्रतीत होता है कि ये बड़े पैमाने पर लीक हुई है। ये ज़रूरी है कि झारखंड यानी कि हजारीबाग और उसके अलावा पटना यानी कि बिहार में यहाँ के लीक बिल्कुल स्पष्ट हैं। और इस बारे में जो भी जानकारी हमारे सामने आई है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रीनीट का आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। और इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी जो हमने देखी, और उसके बाद ये निर्णय हमारी ओर से लिया जा रहा है कि रीनीट का आदेश हम नहीं जारी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 24 लाख छात्रों को बड़ी राहत इस मामले में प्रदान की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ये पूरा मसला सुलझ जाएगा? क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम बात कह दी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो इसमें धांधली को लेकर, इसमें अस्पष्टता को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठा चुका है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया था वो यही था कि जब डिजिटली तरीके से पेपर लीक हो गया, और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि 4 मई को जो हजारीबाग में बच्चों को पेपर याद कराया गया था, और इस मामले में परीक्षार्थियों को जब एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, तो ऐसी स्थिति में इसके बड़े पैमाने पर लीक होने की आशंका है। लेकिन इसके स्पष्ट सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, और यही वजह है कि सिर्फ आशंका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इस मामले में दोबारा परीक्षा का आदेश वो नहीं दे सकता है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोबारा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया, और इस मामले में जो तथ्य उसके सामने थे उसको रिकॉर्ड पर ले लिया है। यानी कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में जो लीक हुआ है उसको साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कि इस मामले में नीट का जो पेपर लीक था वो हजारीबाग और पटना तक सीमित था। लेकिन
ऐसी स्थिति में सिर्फ आशंका के आधार पर कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ था, सिर्फ इस आधार पर इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता कि दोबारा नीट की परीक्षा कराई जाए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का आदेश जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले पर 2 दिन सुनवाई की, याचिकाकर्ताओं के पक्ष सुने, करीब 40 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले पर थीं और आज एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से पूरा पक्ष रखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो भी सवाल थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किए और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद इस मामले में अपना आदेश लिखवाया और ये स्पष्ट कर दिया कि उसका निष्कर्ष ये है कि इस मामले में पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में दोबारा पेपर कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं जारी किया जा सकता। तो एक बड़ी राहत की बात छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन सरकार भी यहाँ राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जो है सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। तब शिक्षा मंत्री की तरफ से भी पीयूष इस बात का हवाला दिया गया था कि कुछ अनोमलीज हो सकती है, उसको वो हम मान रहे हैं, जिसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, जिस पर जांच हो रही है, लेकिन पूरी परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाना गलत। बिल्कुल, देखिए, जब पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने संकेत दे दिए थे कि जो पेपर लीक हुआ है वो कुछ ही सेंटर्स में लीक हुआ है और जो गुजरात का मामला है और बाकी सेंटर्स का मामला है वो पेपर लीक का नहीं है। और यही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। सीबीआई की ओर से सील कवर में 2 बार रिपोर्ट भी सौंपी गई। इस मामले में एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा भी दिया गया। लगातार सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये दलील दी गई कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं की ओर से सिर्फ आशंका के आधार पर सवाल उठाए जा रहे थे और सीजीआई ने इसी आधार पर उनसे पिछली जब कल सुनवाई हो रही थी तब ये सवाल भी किया था क्या महज आशंका के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया और सीजीआई की बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में दोबारा परीक्षा सिर्फ आशंका के आधार पर नहीं कराई जा सकती है। हालांकि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या रुख लेती है, क्या नया मोड़ लेता है ये मामला, क्योंकि इस मामले में अभी जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जी हाँ पीयूष, लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम में जहां एक नंबर आधे नंबर में आपको सीट मिलती हो या बिगड़ जाता हो खेल, उसमें आशंका अगर है तो वो बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन एनटीए को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए थे। एनटीए ने जिस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराया उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे, तो क्या उसको लेकर कुछ कहा गया है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, फैसले से पहले जब सीजीआई तर्क सुन रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का, तब उन्होंने सवाल किया था कि आपकी ओर से क्या एनटीए के बेहतरी के लिए, उसमें सुधार के लिए क्या कोई समिति बनाई गई है। तब एसजी ने यह जवाब दिया था कि 7 सदस्यीय समिति पूर्व इसरो चेयरमैन के नेतृत्व में बनाई गई है और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद ही सीजीआई की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो सीबीआई है उसकी ओर से जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और ये साफ किया गया है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर जो लीक की आशंका है उसके लिए हमारे पास कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में पूरी परीक्षा को दोबारा कराने एक बात ये समझाइए कि ये बड़े पैमाने पर लीक होने का क्या मतलब है और छोटे पैमाने पर लीक होने का क्या मतलब है। पटना और हजारीबाग में अगर ये माना गया है कि पेपर लीक हुआ, तो हम सब ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर पेपर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। ये कैसे तय किया जाएगा कि किसको किसको पेपर लीक होने का फायदा मिल गया, किसके किसके पास पेपर पहले पहुंच गए? बिल्कुल समीर, यही जो सवाल आपने मुझसे किया है, यही सवाल लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से बेंच के सामने उठाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार, सीबीआई और एनटीए ये मानने को तैयार नहीं था और उसका ये कहना था कि अगर स्पष्ट सामग्री या स्पष्ट साक्ष्य हों तब इस मामले में ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए।
लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ताओं की सिर्फ आशंका है और आशंका के आधार पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि 24 लाख छात्रों में होनहार वो छात्र भी हैं जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इस मामले में पढ़ाई की और उसके बाद अच्छी रैंक से वो परीक्षा में सफल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में महज आशंका के आधार पर ये कदम नहीं उठाया जा सकता है और सीजीआई भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उनकी बेंच भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि महज 2 सेंटर्स में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसके आधार पर हम दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई सामग्री नहीं है और महज आशंका के आधार पर 24 लाख छात्रों का भविष्य दोबारा से तय करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसमें जो सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार की दलीलें थीं और जो उनकी तरफ से सामग्री पेश की गई थी उसे स्वीकार किया गया है, उसे माना गया है और इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार ये आशंका जताई जा रही सामने आई थी। बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर देख सकते हैं इस केस को। प्लस दूसरी बात ये बताइए, हमने अभी पिछले ही हफ्ते 4-5 दिन पहले की बात है जब हमने गुजरात के उन बच्चों का जिक्र किया था, उनके मार्क्स के बारे में डिटेल दी थी। जो बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो जाता है उसने 700-705 के आसपास नंबर स्कोर किया है। इस धांधली को आउटराइटली रिजेक्ट करना, क्या ये न्याय होगा उन बच्चों के साथ जो मेरिटोरियस बच्चा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में कई अपवाद सामने आए थे और उन सभी पर सवाल सीजीआई की बेंच की ओर से किए गए थे, एनटीए से भी, सीबीआई से भी और केंद्र सरकार से भी, और उस हर सवाल का जवाब केंद्र सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से दिया गया है इस मामले में और पूरी संतुष्टि के बाद ही, पूरा संतोष होने के बाद ही सीजीआई की ओर से इस मामले में आदेश जारी किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल है कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ था, क्योंकि कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है। देश की केंद्रीय एजेंसी भी जांच कर रही है, केंद्र सरकार भी इस मामले में लगी हुई है और एनटीए की ओर से भी यही दलील दी गई थी कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। पूरे देश और में पेपर लीक हुआ ये बात नहीं कही जा सकती है। हमारे सहयोगी पीयूष इस पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के एवज में कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं की जा सकती है। 24 लाख छात्रों को लेकर ये बहुत बड़ी खबर जिस पर डिटेल पीयूष दे रहे थे। पीयूष, शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बजट की। सरकार का फोकस युवा वर्ग पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एक मुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। 1 लाख रुपए वेतन वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी एक योजना की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक देगी। ये योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत की गई है। वहीं युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा बताया है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर सोशल मीडिया पर यह संदेश लिखा है। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। इसके साथ ही राहुल ने युवाओं को कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए जाने को अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र 2024 की कॉपी बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क शैली में इसे हेडलाइन बनाने के लिए डिजाइन किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्रामेटिक गारंटी थी, जबकि सरकार की योजना में मनमाने ढंग से लक्ष्य रख दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार चुपचाप स्वीकार कर लिया है कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हमने उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स बजट में शामिल किए हैं तो फिर उन्हें इस बजट का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो खटाखट वाला था, जो कांग्रेस शासित राज्यों में भी अप्लाई नहीं हो पाया है। और बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। वहीं आवास क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं हुई। बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई कि इसके लिए आवश्यक आवंटन किया गया है। साथ ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवासों के साथ किराए के घर भी बनाए जाएंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार करेगी, जिससे 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर आज बजट पेश किया गया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सीधे आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वागत है बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका, और आपसे बात करने के लिए शुरुआत बजट के अहम मुद्दे की। आपने भी कुछ समय पहले कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। जिस दिशा में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, जिस दिशा में विकास हो, उस दिशा में ले जाने वाला बजट है। लेकिन तमाम हमले इस बजट पर किए जा रहे हैं कि इसमें दरअसल कोई भी बड़ी और नई बात नहीं है। तो वो कौन से अहम प्रावधान हैं जिसके तहत आप मानते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है और ये देश को जिस गति से प्रधानमंत्री आगे बढ़ाना चाहते हैं उस गति में आगे लेकर जाएगा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया, और आपके द्वारा सभी हमारे टीवी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बजट भारत को भविष्य की प्रणाली में, विश्व के प्रणाली में एक उजागर करते हुए देश की रूप में स्थापित करने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में जो भारत ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, एक ऐसे युग में जहां विश्व में अनसर्टेनिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, चाहे कोविड की हम बात करें, इन्फ्लेशन की हम बात करें, वॉर की हम बात करें, उस वातावरण में भारत ने पिछले वर्ष 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है, जो पूरे विश्व में सबसे बढ़कर जीडीपी ग्रोथ रेट है। वहीं इन्फ्लेशन हमारा 5.2% तक सीमित रहा है, और उसी के साथ हमारा जीनी कोएफिशिएंट भी, जो इनइक्वालिटी दिखाता है, जहां इनइक्वालिटी विश्व में बढ़ रही है, हमारे देश में अर्बन सेक्टर में भी करीब 0.28 से 0.26 पर आ चुकी है, और रूरल क्षेत्र में और अर्बन सेक्टर में 0.36 से 0.34 तक आ चुकी है। तो इस वातावरण में जी भारत के इस सफर में जो हम लोग शताब्दी काल से अमृत काल का सफर कर रहे हैं, जहां सड़कों की जो प्रोग्रेस हुई है 11.5 किलोमीटर यूपीए के समय से 34 किलोमीटर, एक साथ 21 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन हो रहा है, रेलवे में 77% बजट का आवंटन बढ़ा है। इस वातावरण में भारत को एक नए वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करने वाला ये बजट है, जो भविष्य की भारत की आगाज कर रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा देने के लिए, ताकि युवा नौकरी न करें पर नौकरी करने वाले क्षमतावान युवा बन पाए, उनके लिए 3 योजनाएं लेके आए हैं। एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की योजना, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की योजना, तीसरी ईपीएफओ में प्रावधान किया गया है कि सरकार भी भागीदारी करेगा, और उसी के साथ इंटर्नशिप की भी योजना। और जो इस शो के पहले आपके टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था, वहीं हमारे 4 श्रेणियों के लिए, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के युवा और हमारे देश की महिला,
सभी के लिए इस बजट में नए नए प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अर्बन गरीब के लिए भी प्रावधान किए 1 गए करोड़ घर बनाने का प्रावधान किया गया है। आपने जहां पुराने जमाने में 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, वहां 5 साल में हम लोग 3 करोड़ घर बनाने जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक की बजट है और इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये एक पॉपुलिस्ट नहीं लेकिन एक प्रोग्रेसिव बजट है। ठीक है, आपका ये कहना है कि पॉपुलिस्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव है, यानी आगे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को और हर क्षेत्र को कैसे इसमें समावेश उसका किया जाए, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन कुछ बिंदु, आपने युवाओं की बात की, राहुल गांधी कह रहे हैं तो कट पेस्ट है, हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने प्रावधान किया था जिस स्कीम का, उसको इसमें शामिल किया गया है। हमने पूछा, कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो फिर स्वागत करना चाहिए इस बजट का। अगर मेरा उनसे ये सवाल था कि आप स्वागत करें, तो आपसे मेरा ये सवाल कि अगर उनके मैनिफेस्टो से लिया है तो आप भी कहें कि उनके मैनिफेस्टो में हमें ये बात अच्छी लगी, हमने शामिल किया। तो बात ये है कि ये एक उदाहरण है आपके लिए, अंगूर सदैव खट्टे होते हैं। जिन लोगों को सत्ता की खोज थी, जिन लोगों को कुर्सी की खोज थी, जिनको देश की जनता ने विपक्ष में बैठाने का दायित्व निभाया, केवल 10 वर्ष नहीं लेकिन 15 वर्ष, उनकी आंखें ईर्ष्या से सदैव हरी होंगी। और जो ये कहते हैं कि आपने कट पेस्ट किया है हमारे मैनिफेस्टो से, वो कृपा करके मध्य प्रदेश सरकार की योजना देख लें, सीखो और कमाओ योजना। उन्होंने कट पेस्ट किया था मध्य प्रदेश की सरकार की योजना की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना की, जहां ये केवल मैनिफेस्टो में नहीं, कांग्रेस की आदत है कि हर बार कुछ कहते हैं पर जब समय आता है करने के लिए तब पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लागू भी कर दी पिछले 2 वर्षों के लिए और उन्होंने इसको कॉपी किया है। और अगर वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं तो पहले वो मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दें। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक और बड़ा अहम सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि जो सरकार ने अभी प्रावधान किया, जो मिडिल क्लास है वो हम हर बार ये उम्मीद करती है कि उसे टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, ख़ास तौर पर ऐसे समय तब जबकि आपको लगता है कि सरकार के पास पैसा है, सरकार के हाथ में पैसा है, तब जबकि देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, ऐसे समय में क्या और राहत मिलनी चाहिए थी लोगों को? साथ ही क्या अब ये साफ है कि नई टैक्स रेजीम में आइए तो आपको राहत मिलेगी? दरअसल सरकार का पक्ष ये है कि पुरानी टैक्स रेजीम को सूनर और लेटर आपको छोड़ना होगा। सरकार की नीयत ये है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया है। दूसरा, टीडीएस सिस्टम को पूरी तरह से रैशनलाइज कर लिया है। तीसरा, टैक्स ब्रैकेट को इंक्रीज करके 17,500 रुपए की राहत हमारे सारे 10 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को दिया गया है। तो अगर ये राहत नहीं है तो क्या है? और उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि आज देश प्रगति और विकास के रास्ते पे क्यों चल रही है? क्योंकि जो कांग्रेस के शासनकाल में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बजट होता था, जहां फिस्कल डेफिसिट का अनुभव देश की जनता कर रही थी रेवेन्यू अकाउंट के आधार पर, कैपिटल अकाउंट के आधार पे नहीं, जहां भविष्य के लिए निवेश किया जा रहा है, आज कैपिटल अकाउंट पर पैसा खर्च किया जा रहा है। सड़क हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, घर हो, पानी की योजना हो, सौर ऊर्जा की योजना हो, पावर प्रोजेक्ट हो, 11 लाख 11,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान पिछले साल 9.8 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर वित्त मंत्री जी ने 11,11,000 करोड़ कर दिया है। जी।
कांग्रेस के जमाने में ये 2 लाख करोड़ तक ही सीमित था, 5.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। अगर ये कैपिटल अकाउंट पे ये फिस्कल डेफिसिट है तो देश के भविष्य के लिए आज निवेश किया जा रहा है, जो हर देश के नागरिक के लिए शुभ संकेत है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो ये बजट है वो वाकई फ्यूचरिस्टिक हो और जिस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं सिंधिया जी, उस दिशा में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का।